हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग आपके समझेंगे कि सार्क क्या है, सार्क में कितने कंट्री आते हैं। आपने नाम सुना ही होगा सार्क के बारे में। अगर आपने नहीं सुना तो आज आप इस लेक्चर को देखिए और सार्क के बारे में आप समझ लीजिए कि सार्क होता क्या है, कितने कंट्री आते हैं। तो चलिए समझते हैं सार्क के बारे में। अगर हम बात करें सर इसका जिक्र क्या सिलेबस में भी हमें मिलता है, तो जी हाँ बिल्कुल। अगर आप क्लास 12th में होंगे तो 12th में के पॉलिटिकल साइंस में इसको इंक्लूड किया जाता है, थोड़ा सा ही लेकिन इसको इंक्लूड किया जाता है आपके सार्क के बारे में। और आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे डेली तो ये आ जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल चीज़ें हैं आपके, तो ये सब चीज़ें आपको पेपर में भी देखने को मिल जाता है। देखिए सार्क है, तो सार्क की बात करें तो अगर आपसे कोई पूछे सार्क है क्या, तो सार्क सिंपल आपके एसोसिएशन है, आपके एक संघ है जिसमें कुछ कंट्री क्या है इंक्लूडेड है। कौन कौन कंट्री, इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हमारा हो गया, सार्क एक क्या ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, एक एसोसिएशन है जिसमें कुछ कंट्री आते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का क्या है, फुल फॉर्म है आपके साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब समझते हैं सार्क के बारे में। देखिए सार्क बना कब, देखिए सार्क बनता है आपके 1985, 8 दिसंबर 1985 को सार्क का निर्माण होता है। ढाका में आपके 7 कंट्री क्या करते हैं, आते हैं और सार्क का निर्माण करते हैं। अब 7 कंट्री को हम लोग फाउंडिंग कंट्री भी बोलते हैं। फाउंडिंग कंट्री कहने का मतलब है कि वो कंट्री क्या करते हैं, सार्क को निर्माण किए हैं। उस टाइम क्या थे, वो कंट्री थे जिन्होंने क्या कहा था कि सार्क की ज़रूरत है हमें, हम सार्क का एक एसोसिएशन बनाते हैं। तो 7 कंट्री थे, तो वो कंट्री मिलकर क्या करते हैं, सार्क का निर्माण करते, तो उन्हें हम लोग फाउंडिंग कंट्री बोलते हैं। तो सार्क बना आपके 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ, ढाका में जितने भी फाउंडिंग कंट्री हैं आपके कंट्रीज़ हैं वो आते हैं और मिलकर क्या करते हैं, सार्क का निर्माण करते हैं। तो 1985 आप डेट याद रखिएगा, 8 दिसंबर। अगर बात करें आपके सेक्रेटेरिएट, इसकी सेक्रेटेरिएट कहाँ है यानी हेडक्वार्टर जहाँ से काम होता है, तो वो है काठमांडू में, नेपाल में, याद रखिएगा। और 2005 यानी 2005 में जो अफ़गानिस्तान है वो क्या है आपके ऐड होता है आपके सार्क में, यानी मेंबर बन जाता है सार्क का। तो पहले 7 कंट्री क्या थे, फाउंडिंग कंट्री थे, और जब अफ़गानिस्तान ऐड हुआ तो 8 हो गए। तो अभी तक आपके टोटल 8 कंट्री क्या है आपके सार्क में हैं। तो हमने ये चीज़ देख लिया। अब क्या है, ये सब चीज़ें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपके, जो मैंने आपको बताया। फाउंडेड बाय 7 कंट्रीज 1985, 2005 में अफ़गानिस्तान ऐड हो गया। ढाका में मीटिंग वो फॉर्म्ड हुआ था, वहाँ पे दोनों सेम ही पॉइंट है। फिर सेक्रेटेरिएट काठमांडू में, क्लियर। अब बात करते हैं सर कितने कंट्री हैं और आपके कौन 7 फाउंडिंग जो कंट्रीज़ हैं। तो लास्ट में देखिए मैंने कहा था कि कब 2005 में अफ़गानिस्तान ऐड हुआ, तो अफ़गानिस्तान क्या है, फाउंडिंग कंट्री नहीं है। जो 7 कंट्रीज़ थे वो फाउंडिंग कंट्रीज़ थे, ठीक है। तो अगर बात करें सार्क में कितनी कंट्रीज़ हैं सर, तो देखिए सार्क में आपके टोटल 8 कंट्री हैं, याद रखिएगा। 8 कंट्री क्या है सार्क में, उनको याद कैसे करना है। देखिए सबसे पहले मैप के अकॉर्डिंग हम लोग याद करेंगे। इंडिया, श्रीलंका नीचे आ रहे हैं, श्रीलंका के और नीचे मालदीव्स, फिर ऊपर जाते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 कंट्री हो गया। देख रहे हैं मैप के अकॉर्डिंग, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आपके। तो ये कंट्री को आपके हम लोग कहते हैं कि ये सार्क के मेंबर हैं। बस इसमें से आप अफ़गानिस्तान हटा दीजिएगा तो जो रेस्ट ऑफ बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके फाउंडिंग कंट्री हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग अफ़गानिस्तान को हटा देंगे तो ये सब क्या है मैंने यहाँ किया हुआ है आपके, टिक आउट। तो ये फाउंडिंग फाउंडिंग कंट्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि जो 7 फाउंडिंग कंट्रीज़ के फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं वो फर्स्ट टाइम कहाँ मीट किए थे, कोलंबो में, इन अप्रैल आपके 1981 में, याद रखिएगा, ठीक है। कोलंबो में मीट करते हैं, अप्रैल का मंथ रहता है, और 1981 में क्या हुआ था, फॉरेन सेक्रेटरी आपके फर्स्ट टाइम मीट करते हैं। तो ये हो गया आपके कितने कंट्री हैं। एक और आता है ऑब्जर्वर। देखिए इंडिया भी बहुत ऐसे एसोसिएशन में है, ऐसे आपके मीटिंग में क्या रहता है, ऑब्जर्वर के तौर पे रहता है। ऑब्जर्वर कहने का मतलब है कि आप जाइए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, वो सही है। अगर आपको लगता है कि आपको ये एसोसिएशन सही लग रहा है, एज अ ऑब्जर्वर के तौर पे आप उस चीज़ को लेते हैं। जिस तरह डेमो क्लास हम लोग लेते हैं, जाकर पहले देखते हैं कि क्लासेस सही से चल रही हैं कि नहीं। अगर क्लासेस सही से नहीं चलेंगे, कुछ होगा उसमें डिमेरिट हम लोग को पता चल जाएगा, तो हम लोग पहले ही छोड़ देंगे। उसी तरह क्या होता है, यहाँ पे आपके इंटरनेशनल चीज़ों में आपको ऑब्जर्वर बनाया जाता है। आप ऑब्जर्वर बनिए, आके देखिए चीज़ों को, अगर अच्छा लग रहा है आपको
तो अपना विचार करके आप इसके मेंबरशिप को ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो सार्क के क्या हैं, ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जर्वर कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन देखिए, यूरोपियन यूनियन भी क्या है, संघ है, यूनियन लगा हुआ है, इसमें यूरोप के कंट्री आते हैं, लगभग 27 कंट्री इसमें भी हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कभी और आपके लेक्चर में। और देखिए जो सार्क है ये क्या है, एशिया का है। सार्क क्या है, एशिया का है, याद रखिएगा, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, तो एशिया का पार्ट है आपके। लेकिन यूरोपियन यूनियन यूरोप कंट्रीज़ की, इसमें यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूड होते हैं, ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ईरान आता है, जापान आता है, मॉरिशस, अमेरिका, म्यांमार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जिसको हम लोग साउथ कोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या था अबाउट द सार्क। अब हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, सार्क के प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ों के बारे में समझ लेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप रहेगा सार्क के बारे में, जिससे कि अगर पेपर में आता है हमारा या कोई हमसे पूछेगा तो हम इन सब चीज़ों को बता सकते हैं कि सार्क ये है, ऐसे काम करता है आपके। तो अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके सार्क का। देखिए कोई भी एसोसिएशन आप पढ़िएगा ना तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है, इंपॉर्टेंस होता है, फिर फेलियर होता है, आपके स्ट्रक्चर भी होता है। तो मेनली आप इस चीज़ को देखिएगा, ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर कि कोई भी आप एसोसिएशन पढ़िएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है आपके कि एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों फॉर्म हुआ, कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए कुछ मुद्दा होगा जिस पर हम लोग काम करना है, कि इसी तरह की चाय पियेंगे हम लोग आपके बैठकर बस बातें करेंगे, नहीं ना। बातें क्या करना है, किस मुद्दों पे बात करना है, हमारा मेन क्या रहेगा, फोकस हमारा मोटो क्या रहेगा अगर एसोसिएशन फॉर्म होता है, तो इस चीज़ें पे हमें काम करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आपके सार्क का, पहला कह रहा है कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। मतलब ये इसने साफ साफ कहा है कि क्या करना है, हमें जितना भी ज़्यादा हो सके अपने लोगों का, यानी अपने लोगों का क्या करना है, वेलफेयर को आपके प्रमोट करना है, बढ़ाना है, ठीक है। टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के जितने भी लोग हैं उनका क्या करना है, हमें वेलफेयर को लेकर काम करना है आपके। दूसरा क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, जितना हो सके इकोनॉमिक को हमें बूस्ट करना है, ग्रोथ करना है, एक्सलेरेट करना है, ठीक है। तीसरा है टू प्रमोट द स्ट्रेंथन एंड कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, यानी हमें क्या करना है, अपने अगर हम लोग साथ मिलकर आते हैं, काम करते हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को भी अपनी प्रमोट करना है आपके, और हम जितना हो सके क्या रहे, सेल्फ रिलायंस बने आपके, यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, किसी पे उतना निर्भर नहीं रहें, बट लेकिन साथ आए, कुछ मुद्दा है सेम है उस पर काम करना है, और आगे चल के क्या करें, हम एक तरह से इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने आपके। फिर आपके नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट द एक्टिव कोलैबोरेशन, हमें क्या करना है, एक्टिव कोलैबोरेशन पे रहना है, ठीक है। आपके हमेशा एक्टिव रहना, मुद्दा है उस पर काम करना ही है, और एक्टिव रहना है हमेशा चीज़ों को, ठीक है। तो आपके लास्ट है टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट। सिंपल बात है, आपके म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा तभी तो काम होगा आपके, तो म्यूचुअल ट्रस्ट को भी रखना है आपके, तभी क्या होगा, काम या डेवलपमेंट होगा। तो ये था ऑब्जेक्टिव आपके। फिर आता है आपके पहले नीचे यहाँ ये देख लेते हैं, एरिया ऑफ कॉपरेशन। देखिए कहता है कि किस किस एरिया पे हम लोग क्या करेंगे, कॉपरेशन करेंगे, किस किस एरिया पे आपके काम करना है। जो मैंने पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो कुछ एरिया होता है, किस एरिया पे आप काम करोगे, कहाँ आपकी लिमिटेशन है, या आप हर एक मुद्दों पे काम करोगे नहीं, तो हर एक एरिया क्या है आपके सार्क का। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, आपके इस पे काम करना है, ठीक है। आपके एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे इसका कॉपरेशन रहेगा। फिर इन्वायरमेंट पे रहेगा, और नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी पे रहेगा। फिर इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस आपके रहेगा, आपके इन मुद्दों पे भी क्या रहेगा, इसका कॉपरेशन रहेगा। फिर सोशल अफेयर्स पे रहेगा आपके, फिर एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड अदर, आपके इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, आपके ये सब चीज़ों पे क्या रहेगा, इसका कॉपरेशन रहेगा। एनर्जी पे, ट्रांसपोर्ट पे, साइंस पे एंड टेक्नोलॉजी पे, यानी ये इसका एरिया रहा, ये इसका सब्जेक्ट मैटर रहा कि इस सब सब्जेक्ट मैटर पे हमें क्या करना है, कॉपरेशन करना है और काम करना है आपके, तभी क्या होगा, डेवलपमेंट हमारा होगा, कंट्री का भी और जितने भी कंट्री है उनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसका प्रिंसिपल्स क्या है। देखिए प्रिंसिपल्स बात करें, मतलब किस प्रिंसिपल्स पे काम करेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारा रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। सिंपल कहने का इसका मतलब है एक लाइन में कि हम क्या करेंगे, किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में हमारा मतलब नहीं है कि क्या उस कंट्री में हो रहा है, आपके उस कंट्री में कुछ भी हो, हमारा मुद्दा ये है ना, इस पे बात करना है। हम रिस्पेक्ट करते हैं इक्वालिटी की, सॉवरेन की,
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, आपके पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की, लेकिन हमारा ये नहीं रहे कि हम इंटरफेयर करेंगे आपके कंट्री में। अगर पाकिस्तान से कुछ मुद्दा चल रहा है तो हमारा ये नहीं रहेगा कि हम आपके इंटरफेयर करें आपके टेरिटोरियल आपके कन्फ्लिक्ट में कुछ भी, हमारा इससे मतलब ही नहीं रहेगा। हमारा मुद्दा है ये, हम अपना इस मुद्दे पे काम करेंगे, हमारा मुद्दा है ये, ऑब्जेक्टिव है और कोऑपरेशन है, तो इन सब चीज़ों पे हमारा काम ही नहीं। यानी सिंपल कह दिया है कि हम इंटरनल अफेयर्स में किसी के भी कंट्री के क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट बना के रखेंगे सभी के बीच में, ठीक है। तो ये एक सिद्धांत है कि कोई किसी कंट्री के बीच में क्या होगा, इंटरनल मैटर में उतना नहीं उतरेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। देखिए क्या है सार्क का, देखिए इंपॉर्टेंस है कि जो 3% है ना आपके, 3% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया को ऑक्युपाई करता है, ठीक है, सार्क, ठीक है। आपके सार्क मतलब जितने कंट्री हैं सब आपके। फिर 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, देखिए दूसरा क्या है, ये 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आपके, यानी जितना भी वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसमें से 21% आपके किसके पास है, सार्क के पास। सार्क के पास क्या है, 21% आपके वर्ल्ड पॉपुलेशन है। फिर तीसरा है कि 3.8 क्या है, आपके ग्लोबल इकोनॉमी है, याद रखिएगा 3.8 इसके पास, सार्क के पास क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी, यानी जितना वर्ल्ड का इकोनॉमी होता है उसका 3.8% क्या है इसके पास इकोनॉमी है, ठीक है। फिर अगर अचीवमेंट की बात करें, अचीवमेंट मतलब इसका अगर आप फॉर्म किए हो तो इसका काम क्या, कुछ रिजल्ट निकला कि नहीं, तो देखिए रिजल्ट क्या निकला, फ्री ट्रेड एरिया निकला, मतलब FTA, जिसके कारण क्या हुआ आपके, इंक्रीज हुआ हमारा इंटरनल ट्रेड, यानी जितने भी कंट्रीज हैं इन सब के बीच में, मतलब यहाँ जितने भी कंट्रीज हैं आपके, इन सब के बीच में इंटरनल ट्रेड क्या हुआ आपके, एक तरह से बढ़ा अच्छे से। फिर आपके लेस ट्रेड गैप हुआ, जितना हो सके हम लोग, मतलब पहले था कि बहुत बैरियर था, लेकिन फ्री ट्रेड एरिया होने से क्या हुआ आपके कि हमारा ट्रेड बढ़ा, फिर जो ट्रेड का गैप था वो कम हुआ। तो इससे आपके ये एक तरह से इनके लिए उपलब्धि थी, अचीवमेंट थी, जिसके कारण थोड़ा सा आपके अपवर्ड हुआ। अब अगर बात करें फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे आपके, तो अबुल हसन जो थे आपके बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ये क्या थे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल आपके रहे थे सार्क के। अगर प्रेजेंट की बात करें अभी कौन है 2022, तो अभी आपके हैं इसला रुवान, आपके वीराकुंज जी थे, आपके वीराकुंज जी जो श्रीलंका के रहने वाले हैं, वो क्या है एक तरह से अभी के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल थे। इसला रुवान वीराकुंज जी हैं आपके, श्रीलंका के रहने वाले हैं, वो है प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल। तो ये था आपके सार्क के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट एसोसिएशन को लेकर।